हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी टू ईजियर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग रेशो, तो बने रहिए। अकाउंटिंग रेशो में हम सबसे पहले आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, रेशो क्या होता है। तो रेशो को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये रेशो किन किन फॉर्मेटों में, किन किन रूपों में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो रूप होता है वो फ्रैक्शन के रूप में होता है, और दूसरा जो रूप होता है वो परसेंटेज के रूप में होता है, और तीसरा जो रूप होता है इसका वो टाइम्स के रूप में होता है। तो ये तीन फॉर्मेटों में, तीन रूपों में, तीन प्रारूपों में हमें रेशो देखने को मिलता है। अब जानते हैं रेशो कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है लिक्विडिटी रेशो, दूसरा प्रकार होता है सॉल्वेंसी रेशो, तीसरा प्रकार होता है एक्टिविटी रेशो, और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इन्हें बोल सकते हो आप, रेशो के चार हेड होते हैं, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, और एक्टिविटी रेशो हेड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हेड। इन चारों हेडों के अंतर्गत और भी रेशो शामिल किए जाते हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो जानते हैं लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशो में कौन कौन से रेशो शामिल किए जाते हैं। लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहला जो रेशो आता है करंट रेशो, और दूसरा रेशो आता है लिक्विड रेशो। और सॉल्वेंसी रेशो का जहां तक प्रश्न है, सॉल्वेंसी रेशो में सबसे पहले शामिल किया जाता है डेब्ट इक्विटी रेशो, दूसरे नंबर पर शामिल किया जाता है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, तीसरे नंबर पर शामिल किया जाता है प्रोप्राइटरी रेशो, और चौथे नंबर पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में इन चार रेशो को शामिल किया जाता है, और लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो और लिक्विड रेशो को ही शामिल किया जाता है। फिर से सुने इनके नाम, डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इन चार रेशों को शामिल किया जाता है, और लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशों को शामिल किया जाता है। तो उसके बाद अन्य 2 जैसे एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इनमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं देखते हैं। एक्टिविटी रेशो और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में हम शामिल करते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरे नंबर पर हम शामिल करते हैं ट्रेड रिसीवेबल रेशो, ट्रेड रिसीवेबल रेशो। तीसरे नंबर पर शामिल करते हैं ट्रेड पेएबल रेशो, एंड चौथे नंबर पर हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालते हैं। इसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं देखिए। पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरे नंबर पर आता है नेट प्रॉफिट रेशो, तीसरे नंबर पर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एंड चौथे नंबर पर ऑपरेटिंग रेशो। इनमें अंतर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। और लास्ट नंबर पर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम ROI के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल लिक्विडिटी रेशो की ही बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले आता है करंट रेशो। करंट रेशो को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटी। अगर हम करंट असेट्स में करंट लायबिलिटी का भाग दे दें तो उससे क्या बनता है, करंट रेशो। अब जानते हैं करंट असेट्स में कौन कौन से आइटम शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से नहीं किए जाते। तो करंट असेट्स में शामिल की जाने वाली मद हैं, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल को शामिल करते हैं, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को शामिल करते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस को शामिल करते हैं, और लास्ट नंबर पर इन्वेंट्री को शामिल करते हैं। सॉरी, इसके बाद एक और है अदर करंट असेट्स को भी हम शामिल करते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सी चीज़ एक्सक्लूड की जाती हैं अगर शामिल हैं तो, अगर शामिल नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर शामिल है तो हम इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले लूज एंड टूल्स,
दूसरे नंबर पर स्टोर एंड स्पेयर्स और तीसरे नंबर पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो यदि हम बात करें कि करंट असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं और अन्य में, इनमें कई सारी ऐसी हैं। इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ आती है? इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे फिनिश्ड गुड का स्टॉक हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो, उस सबको इन्वेंट्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश हुई, कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, बैंक बैंक आदि को शामिल किया जाता है। ओके। करंट इन्वेस्टमेंट में उन इन्वेस्टमेंटों को शामिल किए जाते हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अन्य कुछ आइटम इनके बारे में इस प्रकार हैं। अदर करंट असेट्स में अदर करेंट असेट्स में हम शामिल करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को, इनकम रिसीवेबल को। इनकम रिसीवेबल में एक्रूड इनकम को भी शामिल कर लिया जाता है, और एडवांस टैक्स यदि दे रखा है तो उसको भी अदर करेंट असेट्स के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। इसके अंतर्गत डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को, इसे शॉर्ट में BR कहते हैं, शामिल किया जाता है। इसके बाद ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, इसे शॉर्ट में BP बोला जाता है, को शामिल किया जाता है। इसके बाद करंट लायबिलिटी की अगर बात करें, अदर करंट लायबिलिटी की, तो अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यदि दे रखे हैं तो, और प्रोविडेंट फंड, इनको शामिल किया जाता है। इसके बाद यदि बात करें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, तो प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स आदि को शामिल किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे करंट असेट्स में इन आइटमों को शामिल किया जाता है, और अदर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है अभी अभी हमने देखा। और ट्रेड रिसीवेबल में किस किस आइटम को शामिल किया जाता है ये हमने देखा। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी में किन किन को शामिल किया जाता है। शामिल करने वाली रकम आइटम्स हैं, पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरे नंबर पर आता है ट्रेड पेबल, तीसरे नंबर पर आता है अदर करंट लायबिलिटी, और चौथे नंबर पर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इस प्रकार ये इन सब का टोटल करने के बाद हमारी बनती है करंट लायबिलिटीज, और इन सब का टोटल करने के बाद बनती है करंट असेट्स। और फिर रेशो निकालने के लिए ये फॉर्मूला रखते हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। उनको काटते हैं, काटने के बाद जो रेशो बनता है उसे हम करंट रेशो कहते हैं। अब करंट रेशो में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में से यदि करंट लायबिलिटी को घटा दिया जाए तो बचता है वर्किंग कैपिटल। अब प्रश्न ये उठता है, किसी फर्म की, किसी भी कंपनी की आइडियल सिचुएशन कब मानी जाएगी, जब उसका करंट रेशो कितना हो? तो उसका करंट रेशो होना चाहिए 2:1। 2:1 किसी भी कंपनी का यदि करंट रेशो है तो उसकी स्थिति आइडियल मानी जाएगी, उसकी स्थिति बेटर मानी जाएगी। तो लिक्विडिटी रेशो के अंतर्गत पहला करंट रेशो ये हुआ। अब दूसरे नंबर पर आता है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो को दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो। एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स बटे करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड असेट्स क्या हुई? लिक्विड असेट्स, जैसे पिछले रेशो में आपने देखा लिक्विड असेट्स के स्थान पर करंट असेट्स आया था, इसमें लिक्विड असेट्स नाम आया है। लिक्विड असेट्स को निकालने का क्या तरीका है? तो लिक्विड असेट्स को निकालने के लिए करंट असेट्स में से हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं और अदर करंट असेट्स को माइनस कर देते हैं। जो बचता है उसे लिक्विड असेट्स बोला जाता है। लिक्विड असेट्स को न्यूमरेटर के स्थान पर रखते हैं, और करंट लायबिलिटी निकालने का वही फॉर्मूला है जो आपने करंट रेशो में निकाला था।
करंट लायबिलिटी निकालने के बाद उसको डिनोमिनेटर के स्थान पर रख देते हैं और उनको किसी एक संख्या से काट करके छोटा कर लेते हैं। इसके बाद जो रेशो बनता है उसे ही हम लिक्विड रेशो कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि लिक्विड रेशो की आइडियल सिचुएशन क्या है। यदि एक लिक्विड रेशो किसी भी कंपनी का 1:1 आ रहा है, 1:1, तो उसकी स्थिति आइडियल मानी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।